वेनेबल भिक्खु साक्या मुनि जी जो थाईलैंड से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो हम आदर सहित वेनेबल जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आज का जो दम देसना का प्रोग्राम है वो शुरू करें। जी वेनेबल। क्या आपको स्लाइड दिखाई दे रही है? जी वेनेबल। नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। हम नमन करते हैं सम्यक संबुद्ध को, जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया। हम नमन करते हैं तथागतस्स को, जिन्होंने सभी तथ्यों को जाना। हम नमन करते हैं कारुणिकस्स को, जिन्होंने इस लोक पर करुणा की है। हम नमन करते हैं लोकहितस्स को, जिन्होंने लोगों का हित किया है। इस भारत भूमि पे जन्मे अनेक महापुरुष, सभी संत, सभी बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले आप सभी लोगों को धम्म की अनंत मंगल कामनाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द 4 क्वालिटीज फॉर अकम्प्लिशमेंट। इसे बुद्ध के धम्म में इद्धिपाद कहते हैं। इद्धिपाद 4। तो उपलब्धि के लिए 4 गुण हैं। उपलब्धि से अर्थ है कि जो उपलब्धि बुद्ध के धम्म के द्वारा सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है निर्वाण को प्राप्त करना। तो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो उपलब्धियां बुद्ध ने दर्शाई हैं उनको दैनिक जीवन में भी हम कैसे पालन कर सकते हैं, और किस तरह सिर्फ निब्बान ही नहीं, आज सभी लोग जो हैं अपने कर्म में भी लगे हैं। कर्म से मतलब है कि नौकरी पेशा, सबके प्रोफेशन अलग अलग हैं। तो अपने प्रोफेशन में भी, अपनी नौकरी में भी हम उन बुद्ध के गुणों को कैसे फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे फॉलो जिस प्रकार एक भिक्षु अपने जीवन में करता है। तो भगवान बुद्ध का जो ये धम्म है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसे इद्धिपाद कहते हैं, इसका रेफरेंस मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया है महापरिनिब्बाण सुत्त में। दीघ निकाय के सुत्त पिटक के टॉपिक में इसके बारे में बुद्ध ने एक चर्चा कही है। तो वो चर्चा जो है भगवान ने कैसे कही है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड में। भगवान कहते हैं कि उस समय तब भगवान पूर्वान समय में सुबह के समय पहनकर और अपना पात्र चीवर ले वैशाली में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए थे। तो वैशाली में पिंडचार करके भोजन के उपरांत आयुष्मान आनंद से बोले कि आनंद, मेरा आसन उठाओ और जहाँ चपाल चेतीय है। चपाल चेतीय आप लोगों में से किसी को पता होगा कि चपाल चेतीय वैशाली में है। वैशाली में जो स्तूप की खुदाई हुई थी, जैसे लिच्छवी राजा लेके गए थे, वो लिच्छवी राजाओं का स्तूप जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि कलश को रखा गया था, जो एक भाग था, वो चपाल चेतीय है। तो वहां जाकर बिछे आसन पर बैठे आयुष्मान आनंद भी अभिवादन करके एक और बैठे। आयुष्मान आनंद ने भगवान बुद्ध से कहा, आयुष्मान आनंद से भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद, जिसने ये 4 रिद्धिपाद, जैसे मैंने आपको बताया हमारा टॉपिक है इद्धिपाद। इद्धि को पाली भाषा में इद्धि कहते हैं, उसे हिंदी में रिद्धि कहते हैं। तो रिद्धि के जो पद हैं, यानी कि जो योग की सिद्धियां हैं, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं आज के इस मॉडर्न टाइम में, और सोचते हैं कि जो योग की जो चीजें आई हैं वो किसी धर्म के द्वारा आई हैं, मतलब वो इस धर्म ने या उस धर्म ने दी हैं, सभी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं। तो ये जो योग सिद्धियां हैं ये बुद्ध के ही धम्म की सारी चीजें हैं। और योग का अर्थ जिस अलग अलग तरह की जो प्रैक्टिस है, जैसे हम आज के भी धर्मों में अलग अलग लोग जो फॉलो कर रहे हैं, उन प्रैक्टिसेस को वो लोगों ने कहाँ से लिया है, अभी तक वो लोग भी इससे अभी ठीक से अवेयर नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसने ये 4 रिद्धियां या रिद्धिपाद योग सिद्धियां साधे हैं, बढ़ा लिए हैं, रास्ता कर लिए हैं या घर कर लिए हैं, तो वो अनुत्थित, परिचित और सुसमारब्ध कर लिए हैं, जिसने अच्छे से उसको आत्मसात कर लिया है। यदि अगर वो चाहे तो कल्प भर तक ठहर सकता है। ठहरने का मतलब है कि ये घटना भगवान बुद्ध के महापरिनिब्बाण के समय की है, जब बुद्ध ने अंतिम समय में शरीर छोड़ने की घोषणा कर दी थी कि मैं आज के 3 महीने बाद ये शरीर छोड़कर महापरिनिब्बाण को प्राप्त कर लूंगा। तो उस समय बुद्ध कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रिद्धिपाद जो 4 प्रकार के हैं उनको पूरा कर लेता है, तो वो चाहे तो कल्प भर तक ठहर सकता है या कल्प के बचे काल तक भी ठहर सकता है। तो बहुत सारे लोगों में ऐसी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि ये कल्प क्या है। तो तथागत ने भी आनंद से ये तथागत ने कहा
कि आनंद से कि तथागत ने भी ये 4 रिद्धिपात जो हैं वो साध लिए हैं। यदि तथागत चाहें तो कल्प भर ठहर सकते हैं या कल्प के बचे काल तक भी ठहर सकते हैं। तो ऐसे स्थूल संकेत करने पर भी भगवान ने इतना बड़ा उदाहरण जो है आनंद को दे दिया उस समय, करने पर भी स्थूलतः प्रकट करने पर भी आयुष्मान आनंद उस बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि भंते भगवान बहुजन हितार्थ, बहुजन सुखार्थ और लोकानुकंपार्थ देव मनुष्यों के अर्थ हित सहित सुख के लिए कल्प भर ठहरे, क्योंकि मार ने उनके मन को फेर दिया था। तो दूसरी बार भी भगवान बुद्ध ने आनंद को बोला, तीसरी बार भी भगवान ने आनंद को बोला, तब भगवान ने आयुष्मान आनंद को संबोधित किया कि जाओ आनंद, जिसका काल समझो, मतलब जिसका तुम समय समझते हो, जिस कार्य का समझते हो वैसा जाके करो। तो अच्छा बनते कहकर आयुष्मान आनंद भगवान को उत्तर दे आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर और प्रदक्षिणा कर ना बहुत दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। एक शब्द इसमें आया है प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा का अर्थ है जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे रिलीजन में कोई चीज होती है, मंदिर हो या कोई स्तूप हो या कोई और चीज हो, अलग-अलग धर्मों में उसके चक्कर लगाए जाते हैं। तो ये जो परिक्रमा कहते हैं उसे हिंदी में। तो ये जो परिक्रमा करने का जो शब्द है उसे प्रदक्षिणा कहते हैं। उसी को कहते हैं प्रदक्षिणा। तो भगवान बुद्ध की भी उस समय लोग अभिवादन करके प्रदक्षिणा करके जाते थे। तो ये बहुत पुराना जो है ये शब्द है। तो कल्प का मैंने कहा था कि कल्प जो है एक आया था। तो बहुत सारे लोगों के पास में कन्फ्यूजन होती है कि कल्प क्या चीज़ है? तो इसका एक उदाहरण है, कल्प की अवधि की गणना वर्षों की संख्या से नहीं की जा सकती। यह सिर्फ अनुमान से ही जाना जाता है कि कल्प किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप मान लीजिए कि एक बड़ा अन्न का भंडार है, जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई में एक-एक योजन का है। तो एक योजन होता है 16 इंटू 16 और जो छोटे सरसों के बीजों से भरा हुआ है वो। आप हर 100 साल में सिर्फ एक बीज फेंकते हैं बाहर निकाल कर और जब सारे बीज फेंक दिए जाते हैं तो कल्प नामक अवधि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो इसे ऐसे जाना जाता है कि कल्प इसे कह सकते हैं। तो कल्प का समय इतना लंबा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है अब यहाँ से शुरू होता है। तो इसके लिए मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि जो हम आज का जो धम्म पढ़ रहे हैं ये कहाँ इसका रेफरेंस है और इसके कुछ शब्दों को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो 4 क्वालिटीज फॉर अकम्प्लिशमेंट, उपलब्धि के लिए 4 जो गुण हैं वो कैसे? तो यहाँ पे व्हेन यू वांट टू मेक अ नाइस कप ऑफ व्हाइट कॉफी और एनी टाइप ऑफ कॉफी, जब भी आप किसी तरह की कॉफी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो 4 कॉफ़ी बनाने के लिए 4 चीज़ें हैं, जैसे कॉफ़ी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, दूध चाहिए और चीनी चाहिए और उसको अच्छे से मिलाना पड़ता है। उसके बाद आप उसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही बुद्ध की एक शिक्षा के अनुसार अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द बुद्धास टीचिंग व्हाटएवर वी वुड लाइक टू अकम्प्लिश इन आवर लाइफ, बुद्ध की एक शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उपलब्ध करना चाहते हैं, जैसे कि वर्क, एजुकेशन, रिलेशनशिप, ट्रैवल और एनलाइटनमेंट, किसी भी चीज को अपने जीवन में अगर पाना चाहते हैं तो हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है और वो जो 4 चीजें हैं सबसे पहली है विल पावर। जैसे बुद्ध ने पाली भाषा में छंद कहा है, छंद जिसको कहते हैं विश और डिजायर। दूसरी चीज बुद्ध ने कही है वीर्य, वीर्य यानी एफर्ट और एनर्जी। तीसरी चीज है चित्त, चित्त यानी कॉन्शियसनेस और माइंड और थॉट्स। और चौथा इसमें पॉइंट जो है वो है विमर्शा, इन्वेस्टिगेशन और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 4 चीजें वो चीजें हैं जिनको हर चीज की उपलब्धि के लिए, चाहे वो हमारे जीवन में कार्य हो, एजुकेशन हो, किसी तरह का रिश्ता हो, कोई यात्रा हो या हमें बुद्धत्व प्राप्त करना हो, तो ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी चाहिए। जैसे कि विल पावर को हम कैसे समझ सकते हैं? तो विल पावर को, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है, जो छंदा है वो सबसे जरूरी है। तो विल पावर मे बी कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव आवर गोल। ये जो विल पावर है ये हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उसके लिए डिजायर चाहिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग
पैशन होना चाहिए किसी भी जॉब के लिए। या फिर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसके लिए, ग्रेजुएशन के लिए स्टूडेंट्स को मस्ट मेंटेन देयर एम्बिशंस टू स्टडी। अगर वो स्टडी हार्ड नहीं करते हैं, तो सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही अगर हमें बुद्धत्व प्राप्त करना है, टू अटेन एनलाइटनमेंट एंड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल अनसैटिस्फैक्टरी, जितने भी हम चीजें हमारे जीवन को दुखी कर रही हैं, उन सबसे फ्री होना चाहते हैं अपने जीवन में, पीपल मस्ट कीप देयर इंटरेस्ट इन द धम्मा प्रैक्टिस। तो लोगों को उसके लिए धम्म की प्रैक्टिस के में अपना जीवन और अपना समय और अपना इंटरेस्ट जरूर देना चाहिए। There are two important factors to generate willpower, the external and internal factors. दो तरह के फैक्टर हैं इसमें, एक आंतरिक और एक बाहरी। दूसरा इसमें पॉइंट हमारा, जो बुद्ध ने 4 पॉइंट दिए उसमें से दूसरा जो उपलब्धि के लिए गुण है उसे कहते हैं एफर्ट। एफर्ट को हम एनर्जी भी कहते हैं। मेक द राइट यूज ऑफ योर एनर्जी। बहुत कार्य हम जीवन में करते हैं लेकिन अपनी जो एनर्जी है उसे ठीक कार्य में नहीं लगाते। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि बुद्ध की शिक्षा जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट की शिक्षा है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें हमारे लोग क्या कहते हैं, दूसरे लोगों को अब्यूज करने में, उल्टा सीधा कहने में, गालियां देने में बिता देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एम है वो रह जाता है। तो बुद्ध यहाँ जो एफर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेक द राइट यूज ऑफ आवर एनर्जी। हमें जो अपनी एनर्जी है वो ठीक वे में लगानी चाहिए। एफर्ट इज टू पुट आवर प्लान इनटू एक्शन। हाँ, एफर्ट जो है वो हमारे प्लान को एक्शन में लाने का है। एंड बुद्धिज्म इज बेस्ड ऑन एनर्जेटिक एक्शन। और भगवान का जो धम्म है ना, वो एनर्जेटिक एक्शंस का है। एक्शंस कैसे? हमारी गलतियों को सुधारने के एक्शन, हमारे द्वारा जो गलत चीजें की जा रही हैं उनको रोकने के एक्शन, और ठीक चीजें करने के लिए और अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन करने के लिए हमें अपने एफर्ट का यूज करना चाहिए। क्योंकि जो है एफर्ट हमारी विल पावर को सिंक्रोनाइज करता है, वो उसको रीजनरेट करता रहता है। इफ आवर इंटरेस्ट इन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन इज नॉट सीरियस, अगर हमारा जो इंटरेस्ट नहीं है मेडिटेशन को करने में, सीरियस नहीं है, तो आवर एफर्ट टू प्रैक्टिस माइंडफुल मेडिटेशन विल बी लेस। तो फिर समाधि प्राप्त करने के लिए जो हमारा एफर्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह, उसी के अपोजिटली, इफ द रेजोल्यूशन इज सो हाई, एफर्ट विल बी लाइक अ पावर हाउस। क्योंकि आज के समय क्या है, पीपल बहुत सुस्त, व्यस्त और अनचाहे तरह से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो चाहते हैं, इसलिए कि वो करना नहीं चाहते, वो ट्राई नहीं करना चाहते, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनफ टू डू इट। और वो उसको करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो मेडिटेशन पे भी अपना थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं आजकल। तो मेडिटेशन का जो एफर्ट का जो पॉइंट है वो हमें कहाँ ले जाता है, वो सही वे में ले जाता है हमारी एनर्जी को। तीसरा है इसका पॉइंट चित्त। इसका मीनिंग है स्टे फोकस, अपने चित्त को फोकस में रखना। जैसे कि मन को ध्यान में प्रशिक्षित करने का लाभ मन को वश में करने का है। सो अगर हम मन को वश में कर लेते हैं तो ही हमारा मेडिटेशन करने का काम सफल हो पाता है। क्योंकि अशांत मन जो है वो बेकार है। अच्छी तरह से नियंत्रित दिमाग जो है, एक अच्छी तरह अगर माइंड कंट्रोल में है, तो वो ऐसे ही एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़े की तरह है, जिसका उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। जैसे घोड़े को सवारी के लिए किया जा सकता है, सामान ढोने के लिए किया जा सकता है, रेस के लिए किया जा सकता है। तो अगर माइंड कंट्रोल में है, प्रशिक्षित है, फोकस्ड है किसी चीज पर, तो कई तरह से हम अपने माइंड का प्रयोग कर सकते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। 3 लेवल हैं इसके कंसंट्रेट करने के। एक जो है डीपर, the deeper the concentration, the mind will have more ability to stay focused. अगर डीप करते हैं ज्यादा तो हमारे पास ज्यादा एबिलिटी होगी अपने माइंड को फोकस करने के लिए। The benefit of concentration is the calm, relaxed and refreshed mind. जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि अगर कोई मेडिटेशन हम करते हैं तो उससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है, बहुत रिलैक्स और बहुत रिफ्रेश फील करता है माइंड। आप खुद भी मेडिटेशन करें, सुबह उठें, सुबह उठने के समय आप 10 मिनट भी या 15 मिनट भी अगर इसकी प्रैक्टिस डेली करते हैं तो सच में आप डेली फील करेंगे। 2-4 दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में ये प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप खुद ही फील करेंगे कि ये
बहुत रिलैक्स देने वाला है, मन को बिल्कुल रिफ्रेश कर देने वाला है। Such clear, active and stable mind will enable us to have more tolerance to withstand any difficulty. अगर कोई भी बाधा आ रही है जीवन में, तो जो एक्टिव माइंड है, स्टेबल माइंड है, वो हमें क्या करता है, वो बहुत सहानुभूति वाला बना देता है इन द लाइफ, बोथ फिजिकली और इमोशनली भी, दोनों तरीके से। तो जैसे कि इन विपस्सना ट्रेडिशन और मेडिटेशन, people must learn how to use their concentration of the mind to support observing and realizing practice. आजकल आप देख रहे हैं कि विपस्सना मेडिटेशन भी बहुत फेमस है और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, सीख रहे हैं और काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जितने लोग जा रहे हैं, आप खुद उनसे ये उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसा वो फ़ील करते हैं। आप खुद भी उसे रियलाइज़ कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए जाके। We will be able to see the way things are more clearly and the result is effective letting go of attachment. जो ये हमारा माइंड है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भगवान बुद्ध ने कुछ गाथाओं में ऐसा कहा है कि ये जो प्रेम है, प्रेम से मोह उत्पन्न होता है, प्रेम से ही भय उत्पन्न होता है, प्रेम से ही शोक उत्पन्न होता है और जिसको प्रेम नहीं होता, उसको ना भय होता है, ना शोक होता है, ना उसको दुःख होता है। तो आज अपने जीवन में हम जो दुखी हैं, जितना भी जो स्ट्रेस मिल रहा है डेली, वो सिर्फ़ इसी वजह से है क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा है। तो ये जो मेडिटेशन है, ये इसका जो रिज़ल्ट है, वो जितनी भी परेशानियाँ जीवन में आती हैं, उसको वो लेटिंग गो कर देता है। वो लेट इट गो कर देता है। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेट इट गो करने के लिए, मेडिटेशन की। पीपल मे हैव टू स्टडी द 7 सूटेबल फैक्टर्स ऑफ एनलाइटनमेंट। तो जैसे मैंने आज ये छोटा-सा टॉपिक लिया है, अभी ये चल रहा है, तो इस छोटे टॉपिक में इद्दीपाद 4 में पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। लेकिन इद्दीपाद 4 जो है, वो इतने पे ही खत्म नहीं होता है। इसके जो सब पॉइंट्स हैं, वो ऐसे-ऐसे हम और भी पढ़ सकते हैं। तो लोगों को जो 7 बोझंग कहते हैं नेपाली भाषा में, तो 7 बोझंगों को, 5 हिंड्रेंसेस 5 निवरणों को और ये 5 जो स्वभाव हैं, 6 टेम्परामेंट्स, इनको भी हम इज़िली कंसंट्रेशन समाधि के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 7 भुजंगों में सति, धम्मविचया, वीर्या, पीति, प्रसति, समाधि, उपेक्षा, ये भी अगर ऐड कर लेते हैं, तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ऐसे ही 5 निवरण है, निवरण का अर्थ है बाधाएँ, जो जीवन में जो हमें आगे बढ़ने से बाधाएँ रोक देती हैं। तो ऐसे ही वो सेंसुअल डिज़ायर, इल विल, स्लॉथ एंड टॉर्पर एंड सक्सेसनेस एंड वरी एंड डाउट। ऐसे ही तीसरा पॉइंट इसमें है, देयर आर सेड टू बी 6 टाइप ऑफ टेम्परामेंट। ये जो 6 तरह के स्वभाव हैं मन के, इनके बारे में भी दिया गया है। तो ये राग से चरित है, ग्रीडी नेचर्ड है, हेट नेचर्ड है, दोष से है, स्टूपिड और डल नेचर्ड है, मोह से है, फेथफुल नेचर्ड है, श्रद्धा से भी है और इंटेलिजेंट नेचर है, बुद्धिचरिता है और रुमिनेटिंग नेचर्ड है, वितक चरित है। तो ये सिर्फ पॉइंट मैंने इसलिए आपको बताए हैं कि जो इद्दीपाद 4 है, वो इतने में ही कंप्लीट नहीं होता है। इसके और आगे जाने के लिए इनको भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन आज की जो ये जो धम्मा टॉक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं है इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट आउट किए हैं। और चौथा जो पॉइंट है हमारा, वो है सेल्फ एग्ज़ामिनेशन। सेल्फ एग्ज़ामिनेशन यानी विमर्शा, यानी जागरूकता। तो जो भी कार्य हमने किए हैं, जब हम ये चुन लेते हैं कि हम जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इसे कैसे किया जाए। जब कोई चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो समस्याओं को कैसे हल किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, कैसे बनाए रखा जाए। यदि इस सभी प्रशासन और प्रबंधन को जागरूकता कहा जाता है, तो इस प्रकार का जो गुणवत्ता का जो नियंत्रण है, वो कैसे करना चाहिए? जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग टोरंटो में रहते हैं, कुछ वैनकूवर में रहते हैं, तो जिस प्रकार भीड़ के समय जैसे हम रोड पार करना चाहते हैं और रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो भीड़ के समय एक व्यस्त टोरंटो की सड़क पर चलने के समय
जब सड़क पार करना चाहते हैं, तो सड़क पार करने के समय में हम अपना पूरा प्रयास लगाते हैं और हम सड़क पर चलने पर अपना दिमाग केंद्रित करते हैं कि कैसे क्रॉस करना है। लेकिन हम आगामी कार के बारे में नहीं जानते। जब हम क्रॉस कर रहे हैं, तो हम जान नहीं रहे कि कार कहाँ से आ सकती है। लेकिन अगर हम अवेयर हैं इसके बारे में, तो बच जाएँगे। लेकिन अचानक से अगर हम बिना अवेयर हुए और क्रॉस कर रहे हैं, तो अचानक से एक तेज़ आवाज़ हम सुनते हैं और दुर्घटना हो जाती है। वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो अवेयरनेस जो चौथा पॉइंट है, वो क्या करता है? टेल्स अस टू फोकस एंड वर्क ऑन आवर प्रोजेक्ट। हमें बताती है अपने उस लक्ष्य को, अपने उस प्रोजेक्ट को काम करने के लिए, फोकस करने के लिए एज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है। अवेयरनेस आल्सो इनेबल्स अस टू नो वेदर वी आर ओके और नॉट। हमें ये भी बता रही है कि हम सही हैं कि नहीं। जस्ट द टेम्परेचर इंडिकेटर ऑफ द कार लेट्स अस नो द स्टेट ऑफ द इंजन। जैसे कि कार का जो इंजन है, उसकी क्या कंडीशन है, वो इंडिकेटर जो है अंदर, वो बताता रहता है कि कितने टेम्परेचर पे कार चल रही है। अवेयरनेस टेल्स अस व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माइंड। हमारा जो है अवेयरनेस ये भी बताती है कि हमारे माइंड की क्वालिटी कैसी है, किस तरह और कहाँ पर, किस कंडीशन में अवेयर हैं। वेदर द विल पावर, एफर्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। कैसे काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है नहीं, या क्या ज़रूरत है, अवेयरनेस इसको भी एक्सप्लेन करती है। हाउ कैन वी नो दैट थिंग्स आर गोइंग इन द राइट कंडीशन? कैसे सारी चीज़ें जो हैं सही वे में जा रही हैं नहीं? लाइक मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, वी नो वेदर कॉफी इज़ परफेक्ट व्हेन वी ड्रिंक इट। जब तक पीते नहीं है कॉफी को, तब तक पता भी नहीं चलता है कि कॉफी का टेस्ट कैसा है, ठीक बनी है या नहीं बनी। सो वी मे नीड टू ऐड मोर मिल्क और शुगर लेटर। तो अवेयरनेस के समय पे जब भी कोई काम कर रहे हैं और अवेयर नहीं है उस काम के बारे में, तो अवेयरनेस हमें ये बताती है, माइंड की अवेयरनेस, कि ये कितना बाकी रह गया है, कितना इसमें ऐड करना है। जैसे कि कॉफी के लिए, व्हेन वी प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड वी डू नॉट येट फील रिलैक्स। जब भी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक हमने रिलैक्स फील नहीं किया है, वी मे नीड टू एडजस्ट। तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो आप देखते हैं कि जब ध्यान में बैठते हैं, तो थोड़ी देर में कमर में दर्द हो जाता है, कभी पैरों में दर्द हो जाता है, कभी हाथों में दर्द हो जाएगा, कभी हम गिरने लग जाते हैं, नींद आने लगती है। तो जो अवेयरनेस है, वी मे नीड टू एडजस्ट द रीड दीज 3 क्वालिटीज अंटिल दे आर इन बैलेंस। तो हमें ये जो 3 और 4 हमने पॉइंट पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अवेयर करते हैं कि हमें अब क्या करना है। तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें पेशेंस रखना पड़ता है। थोड़ा-थोड़ा पेशेंस करते-करते हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और फिर माइंड भी बहुत अवेयर हो जाता है। जैसे कि श्वास तकनीक का उपयोग जो है, साँस लेने की जो तकनीक है, वो एक उत्कृष्ट बायोफीड के रूप में भी किया जाता है। बायोफीडबैक है। ये जो मेडिटेशन है, जिसको हम समाधि कहते हैं, श्वास की जो तकनीक है, इसको बायोफीडबैक के रूप में भी किया जा सकता है। और जो माइंडफुलनेस का अभ्यास है, उसे करने के लिए हमें किसी अन्य वस्तुओं के उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम अभी भी जीवित हैं, हर बार जब हम साँस लेते हैं, तो हम माइंडफुलनेस की ताकत पैदा करने में सक्षम होते हैं, अगर साँस नहीं लेंगे। जैसे कि ध्यान जब कर रहे हैं हम और ध्यान करते समय साँस ले रहे हैं, तो साँस जो है क्या कर रहा है, हमारी माइंडफुलनेस को बढ़ा रहा है। अगर साँस लेना बंद हो जाएगा, तो माइंडफुलनेस भी वहीं स्टॉप हो जाती है। तो माइंडफुलनेस के इस निरंतर उत्पादन का उपयोग हमें क्या करवाता है? विल पावर, जो हमारे 4 पॉइंट हैं, इत्तिपाचार, इच्छा शक्ति, प्रयास और मन की एकाग्रता के संतुलन की निगरानी के लिए किया जाएगा। ऐसा हम हमेशा प्रयास करेंगे। तो इत्तिपाद 4 जो पॉइंट हैं, हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। आज की धम्म देशना का समय भी मेरे ख्याल से पूरा हो गया होगा। तो हमें जीवन में अगर कोई उपलब्धि पानी है, तो इस उपलब्धि को पाने के लिए हमारे ये जो 4 4 क्वालिटीज़ ऑफ अकम्प्लिशमेंट हैं, इत्तिपाद 4, इनको ध्यान में रखना होगा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। जी, आप सभी ने भगवान। भगवान बुद्ध की इस देशना को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का भगवान बुद्ध की देशना द्वारा दुःख, भय और शोक नष्ट हो जाए। आप जल्द ही निब्बान के उस पद को प्राप्त करें। साधु, साधु, साधु। हाँ, जी।
Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable, thank you so much. If you can stop sharing the screen. ओके। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल जी, हमारे साथ वेनेबल भिक्खु साक्या मुनि जी तो थाईलैंड से हमारे साथ जुड़े थे। तो बहुत सारे साथी हमारे जो उपासक हैं वो देर बाद उन्होंने दमावे का प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो मैं बंते जी की जो इंट्रोडक्शन है फिर दोबारा देना चाहता हूँ। वेनेबल जो इस वक्त हैं वो थाईलैंड में हैं, वहाँ से उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया। और जो वेनेबल का जो जन्म है, ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा। और खुशी हम भी में जा वहाँ पे उन्होंने अपनी जो एजुकेशन वहाँ पे वो रह रहे हैं अभी। अगर उनकी एकेडमिक एजुकेशन की हम बात करें तो वेनेबल इज हाईली एजुकेटेड। बीए, एलएलबी, एलएलबी आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की और बीएड हैं और उसके साथ-साथ साइबर नेटवर्क सिक्योरिटी और उसके साथ-साथ बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू आ रहे हैं क्योंकि बंते जी जो उनका जो बचपन जो टीनेजिंग जो लाइफ है वो ही इज़ आल्सो ब्लैक बेल्ट इन किक बॉक्सिंग। तो कुछ लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारे आदरणीय परम जी के पास बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं। तो वो क्वेश्चन पूरे आपके आंसर किए जाएँगे। प्लीज़ ऐसे ही हमारे साथ प्रोग्राम के साथ-साथ जुड़े रहें और प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। सो ओवर टू परम जी। थैंक यू आनंद जी। बनामी बनते आप जो दमदेशना का था बहुत ही कह सकते हैं एजुकेटेड जो लोग हैं और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारे वेनेबल हैं, भिक्षु हैं, वो बहुत ही एजुकेटेड होते हैं और पूरे आर्ट्स में जो भी कोई होता है उसमें वो बहुत माहिर होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बंते जी वेल एजुकेटेड हैं और इसके साथ बंते जी ऑथर भी हैं जिन्होंने 6-7 जो किताबें हैं वो दम के ऊपर लिखी हैं और हमें ये भी आश्चर्य होता है कि हमारी आयु कितनी है और बंते जी सिर्फ 33 ईयर ओल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बंते जी। बंते जी 33 ईयर ओल्ड हैं और इतनी कम आयु में इन्होंने कितनी बड़ी-बड़ी प्राप्तियाँ की हैं। ये एक धम का ही इन पे जो बख्शिश है, जो आशीर्वाद है धम का, बुद्ध का। तो बंते जी मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंडिया और जो थाईलैंड का जो भिक्षु हैं जहाँ धम्म का जो प्रचार-प्रसार उसमें क्या अंतर है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दी। थैंक यू। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा-सा ऐसा समझना पड़ेगा कि भारत से बुद्धिज़्म में जो परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के बाद जब ये दूसरे देशों में पहुँचा है, तो दूसरे देशों में किसी दूसरे ऐसे धर्म की उपस्थिति पहले से नहीं थी जिसमें ज़्यादा पाखंड हुआ हो या जिसमें ज़्यादा अंधविश्वास हो। तो जब बुद्धिज़्म वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बुद्ध ने जो जो भी धम्म देशनाएँ दी थी, वो सब साइंटिफिक निकली। साइंटिफिक निकली, प्रूव्ड निकली, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में एकदम क्लियर हो गई। तो उन लोगों ने उसको फॉलो शुरू किया। लेकिन जब फिर से रिवाइवल भारत में हुआ है, बाबा साहेब ने जब ये रिवाइवल कराया दोबारा से भारत में, तो क्या हुआ कि भारत के जो भिक्षु हैं, कोई श्रीलंका पढ़ने गया, कोई थाईलैंड गया, कोई लाओस गया, कोई कंबोडिया गया, कोई चाइना गया, तो सब जगह जाके वो उनके कल्चर से मिक्स बुद्धिज़्म को लेके फिर भारत में आ गए। तो वो जो कल्चर के साथ में जो एंगेज्ड धम्म हो गया था, वो भारत में आके उसका एक अलग रूप दिखने लगा। तो भारत में आप देखेंगे, तो पूरे भारत में अलग-अलग तरह के बुद्धिज़्म को लोग फॉलो करते हैं। अलग-अलग तरह के भिक्षुओं के चीवर के रंग भी हैं। सबके पास अलग-अलग है। श्रीलंका का रंग अलग है, बर्मा का अलग है, थाईलैंड का अलग है, चाइना का अलग है। तो सभी लोगों ने जो भी भिक्षु हुए और भिक्षु वो जो अपने घर से सक्षम थे। क्योंकि अभी भी हमारे भारत में इस चीज़ की कमी है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर भिक्षुओं के स्टडी की जगह हो, जहाँ पर भिक्षु पढ़ सकें, अभी तक भी ऐसी नहीं बन पाई है। तो
वो जितने भी भिक्षु अपने पैसे से, जो घर का पैसा रहा या किसी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, उससे दूसरे देशों में पढ़ने गए और वहां से बुद्धिज्म को लेके आ गए। लेकिन बुद्धिज्म में बुद्ध के महापरिनिब्बान की कुछ सालों बाद, कह सकें तो 300 या 400 सालों के अंतर में बुद्धिज्म में अलग-अलग रूप बट गए और अलग-अलग रूपों में बँटने के समय में महायान, वज्रयान और थेरवाद। बुद्ध की जो मुख्य शिक्षाएँ हैं वो थेरवाद हैं, जो थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया में बहुत, श्रीलंका इनमें ज़्यादा अच्छे से पालन की जाती है। लेकिन बाकी और देशों में थेरवाद भी, महायान भी और वज्रयान भी, ये सब मिक्स हो गया। तो जब ये मिक्स होने के बाद में अलग-अलग ट्रेडिशनल और उनके कल्चर जब धम्म में जुड़ गए, बुद्ध के धम्म में, जब वो भारत में आ गए, तो वो उसी को वैसा फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि महायान वाले जो जितनी भी शिक्षाएँ हैं महायान की, तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि महायान जो है ये जो वज्रयान है या बुद्ध के जो धर्म के अलग-अलग हिस्से हो गए हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। हुँ, हुँ। तो उन लोगों को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध के धम्म में ऐसे कोई हिस्से नहीं हुए हैं। बुद्ध का धम्म बुद्ध का धम्म ही है, लेकिन बुद्ध का धम्म बहुत छोटा नहीं है। तो जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ कि धर्मों के हिसाब से हिंदुओं के धर्म में जाति है, तो छोटी जाति का ऊँची जाति का नहीं बन सकता। ऐसे ही क्रिश्चियनों में कैथोलिक जो हैं, वो प्रोटेस्टेंट से लड़ते हैं। ऐसे ही शिया सुन्नी एक नहीं हो सकता है। ऐसे ही और बहुत सारे धर्म जो भारत में पनप रहे हैं और देशों में भी हैं, उनमें सब में ऊँच-नीच का भेदभाव है। लेकिन मैं आपको बुद्ध के धम्म की एक विशेषता बता देता हूँ। कोई चाहे ऐसा कहता हो कि हम महायान वाले हैं, कोई ऐसा कहे कि हम थेरवाद वाले हैं, लेकिन यहाँ कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई महायान को फ़ॉलो करने वाला ये कहे कि मैं तो बुद्ध के थेरवाद में जाकर शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल आ सकता है, उसका पूरा वेलकम है। कोई थेरवादी भी जाकर और वहाँ कहे कि मैं तो महायान में पढ़ना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पढ़ सकता है। मतलब कि कोई कहीं से भी, कहीं भी आ जा सकता है, कुछ भी फ़ॉलो कर सकता है, क्योंकि शिक्षाएँ बुद्ध की ही हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि उनके ड्रेसअप से, उनके कल्चर और ट्रेडिशन को फ़ॉलो करने से धर्म के टुकड़े हो गए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें हमें क्या समझना चाहिए, बुद्ध की शिक्षाओं के अलग-अलग स्कूल हैं बहुत सारे। बुद्ध की शिक्षा जी। छोटी-मोटी नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षाओं के अलग-अलग स्कूल अलग-अलग देशों में हैं। तो कोई हुँ, थेरावाद के स्कूल को पढ़ता है, कोई महायान के स्कूल को पढ़ता है, कोई वज्रयान के स्कूल को पढ़ता है, क्योंकि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास ऐसे 12वीं क्लास तक स्कूल होता है। स्कूल में सिर्फ़ एक क्लास नहीं हुँ। होती है। तो ऐसे ही बुद्ध की शिक्षाओं के स्कूल पूरी दुनिया में फैले हैं और अलग-अलग शिक्षाएँ दी जी, जाती हैं। तो धर्म जी में कोई बनते। कहीं भी कोई कमी नहीं है। या जी बनते। तो सॉरी बनते एक क्वेश्चन जो इंडिया से हमें आया है तो सॉरी ये थोड़ा पर्सनल भी है, तो उसके लिए ओके, हम क्षमा चाहते हैं। जी। वो बोलते हैं कि भिक्षु होते हुए आप जो ये टैटू बनाए हैं, तो ये बुद्धिज़्म में अलाउड हैं क्या? इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा एक्चुअली भिक्षु होते हुए नहीं बनाए थे। जी, भिक्षु होने के जी, पहले बनाए थे और जब मैं भिक्षु हो गया तो ये मिट नहीं सकते। जी। अगर कोई मुझसे कहे कि बंते जी मिटवा दीजिए तो मैं तैयार हूँ, आप खर्चा दे दीजिए मैं मिटवा दूँगा। इससे कोई ऐसा अटैचमेंट भी नहीं है। तो पहले बन गए थे और भिक्षुओं जब जब देखेंगे आप थाईलैंड में आके तो 95% भिक्षुओं को आपको टैटू दिखेंगे। 95% जी, बहुत ही मुश्किल होगा कि किसी भिक्षु को ये टैटू ना दिखे। तो ये ऐसा नहीं है कि भिक्षु अपनी सुंदरता के लिए दिखा रहे हैं। ये ट्रेडिशनल भी है और सबके मीनिंग होते हैं इनके। तो जी, थाईलैंड के जो टैटू हैं उसको साक्यांत कहते हैं, साक्यांत। और साक्यांत जो हैं वो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों पे बेस्ड रहते हैं और सारे मीनिंगफुल रहते हैं। तो ऐसे ही जब मैं भिक्षु नहीं था तो उस समय पे मैंने बनवाए थे, लेकिन अभी ये हैं। जी, जी। नहीं हम हम अपने दर्शकों के क्लैरिफ़िकेशन के लिए बता दें कि जो हमने देखा है उसमें जो बुद्ध का धम्म चक्र है वो है और जो बुद्ध के रिलेटेड टैटू है जो हमने पहले देखे हैं। तो जी, ठीक है बनते बहुत-बहुत धन्यवाद। सो जी, हमारा नेक्स्ट अनंत बाली जी, जी, जी। थैंक यू। बंते जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया और यू आर कनेक्टिंग फ्रॉम थाईलैंड और साथ में ही
हम धन्यवाद करने चाहेंगे बिकनी वेनेबल दामेगा जी का, जिन्होंने हमें आपके साथ कनेक्ट करवाया, और पूरी दम्मा वेब की टीम। और हम आस करते हैं कि आप आने वाले समय में हमें ऐसा ही टाइम देंगे और समा देंगे, क्योंकि वेनेबल क्योंकि जो आज का जो युग है, जो वी वांटेड टू आल्सो कनेक्ट विद द न्यू जनरेशन। So the way बिल्कुल, you present यस, today with यस, Abhipada with the four, the way of living, and उसको presentation के जरिए से आपने explain किया, it was very impressive, and I'm sure a lot of people will take advantage, और it's my special request, क्योंकि Anand जी ji, it's my special request, like, if like a very young generation can teach, like get lesson from Venerable Sakya Muni, it will be great for our community and for a generation, because धाम जो है, जो धाम जैसे बंते जी ने हमें बताया है, उससे हमारे जो बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो काफी कुछ सीख सकती है, क्योंकि मॉडर्निटी वे तो हमारे बच्चे चाहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बनते जी आपका फिर से। जी। तो वेनेबल हम क्योंकि हमारे प्रोग्राम का समा दूसरी सेगमेंट का हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि आप आशीर्वाद दें, और उसके बाद यू कैन स्टे इन द प्रोग्राम, और यू कैन आल्सो लॉग आउट। थैंक यू। क्योंकि अभी समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, थाईलैंड में 10:20 हो रहे हैं, सोने का समय है। और क्योंकि यहाँ पे भिक्षाटन के लिए जाना बहुत कंपल्सरी है। जी। अगर आप भिक्षाटन के लिए नहीं जाते हैं, तो खाना बहुत मुश्किल रहता है। खासकर जो जंगल में रहने वाले भिक्षु हैं, उनके लिए। ठीक है, आप सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे। जी। सभेतियो विवजन्तु सबरोगो विनाशतु मा ते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीले शनैश्च बद्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवान्नो सुखं बालम। जी। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।